आप पूरे दिन के दौरान करीब 3 लीटर पानी पी सकते हैं और फिर भी शरीर के अंदर से सचमुच पूरी तरह से सूखे रह सकते हैं। एक जैविक विरोधाभास है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते। आप अपनी नलियों में दुनिया का सबसे शुद्ध पानी भर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोशिकाएं उस संकेत को सुनने में असमर्थ है, तो वह पानी कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। ऐसा करने से आप केवल अपनी किडनियों पर दबाव डालेंगे। वास्तविक हाइड्रेशन सिर्फ पानी भरने की एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर के साथ एक गहरा संवाद करने जैसा कार्य है। अगर पानी हार्डवेयर है, तो जो मेरे हाथों में है वह सॉफ्टवेयर है। बायोफिजिक्स की दुनिया में हम पानी पीते नहीं हैं, हम उसे पकड़ते हैं। आज आज आप जानेंगे कि आपका शरीर अपनी हाइड्रेशन को खाना क्यों पसंद करता है और कैसे आप सेलुलर इंटेलिजेंस के 6 परिवारों का उपयोग करके अपने मंदिर को भीतर से ठीक कर सकते हैं। हम डूबे रहने से आखिरकार जुड़े रहने की ओर बढ़ेंगे। पकड़े गए पानी की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में धन्यवाद। हमने हार्डवेयर यानी H3O2 पानी को पुनर्जीवित करना सीखा था, लेकिन आज हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। स्कूल में हमें सिखाया गया था कि पानी एक सॉल्वेंट है और हमें बताया गया था कि पानी चीजों को घोलता है। यह वह माध्यम है जिसमें विटामिन, मिनरल्स और अपशिष्ट तैरते हैं, और यह एक तरह का निष्क्रिय मंच जैसा है। यह एक बाल्टी जिसमें आप सामग्री डालते हैं और इंतजार करते हैं कि वे प्रतिक्रिया करें। यह दृष्टिकोण पानी को एक निष्क्रिय चीज के रूप में देखता है, और इस तर्क के अनुसार नल का पानी पीना या संतरे में मौजूद पानी पीना बिल्कुल एक जैसा होगा, बशर्ते वह सॉल्वेंट पेट तक पहुंच जाए। तो जब मैं कहता हूं कि आज हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब मैं जो कर रहा हूं वह सॉल्वेंट की भूमिका को डेटा के समर्थन तक बढ़ा रहा हूं, और यहीं पर संदर्भ गहरा हो जाता है। देखो, केवल गीला करने से बढ़कर पानी जोड़ता है। एक कोशिका में पानी स्वतंत्र नहीं होता। चीजों को घोलने के बजाय यह चिपका रहता है प्रोटीन और डीएनए से। यह कोई बहने वाला सॉल्वेंट नहीं है, बल्कि एक असली संचार नेटवर्क है। और उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बदौलत पानी प्रोटॉन और विद्युत संकेतों को लगभग तात्कालिक गति से संचारित कर सकता है। इसलिए इसे केवल एक ऐसा तरल मानने के बजाय जो पदार्थों को ले जाता है, हमें इसे वैसे देखना चाहिए जैसा यह है, एक फाइबर, तरल ऑप्टिकल फाइबर, एक असली संदेशवाहक। एक सामान्य सॉल्वेंट एक बेतरतीब सूप होता है, और वह पानी जिसे हम 6 परिवारों में देखने जा रहे हैं एक पूरी तरह से व्यवस्थित लिक्विड क्रिस्टल है, जो न केवल खनिज घुलनशील पदार्थ को ले जाता है, बल्कि खनिज स्वयं पानी को कुछ देता है, वह रूप जो आवश्यक है ताकि कोशिका उसे पहचान सके। जैसा कि मैंने कहा, हमें यह विश्वास दिलाया गया कि हमारी कोशिकाएं पानी की थैलियां हैं जिनमें रासायनिक पदार्थ तैर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक सुंदर है। पानी तस्वीर की पृष्ठभूमि नहीं है, यह प्रोसेसर है। और वास्तव में बायोफिजिकल इंजीनियरिंग में हम जानते हैं कि पानी डेटा और ऊर्जा का एक वाहक है जो चीजों को व्यवस्थित करता है। हम बाल्टी में और अधिक तरल नहीं डालना चाहते। हम जो चाहते हैं वह है नेटवर्क में निर्देश डालना। और एक और बात है जो याद रखना महत्वपूर्ण है। जब आप पानी पीते हैं, खासकर अगर वह पानी पुनर्जीवित नहीं है, तो आपके शरीर को उसे कौशिकीय मैट्रिक्स में शामिल करने के लिए बहुत बड़ा थर्मोडायनामिक कार्य करना पड़ता है। हालांकि आज जिन फलों और सब्जियों के बारे में हम बात करेंगे, वे पारंपरिक अर्थ में भोजन नहीं है। पारंपरिक अर्थ में नहीं, बल्कि वे असली लिक्विड क्रिस्टल ट्रांसफर डिवाइस हैं। जब आप पानी खाते हैं, इन 6 परिवारों के माध्यम से आप अपने शरीर में एक ऐसा तरल डाल रहे हैं जिसे पहले ही एक जैविक मैट्रिक्स द्वारा छाना जा चुका है। यानी पौधे ने आपके लिए पहले ही सारा कठिन काम कर दिया है। यह संरचित है और जेल अवस्था में है।
इनके अंदर का पानी H2O तरल नहीं है बल्कि H3O2 है। यह जैविक पॉलीमरों से जुड़ा होता है और इसमें सिग्नलिंग सॉफ्टवेयर लोड होता है। प्रत्येक परिवार में एक प्रकार का खनिज और एंजाइम बारकोड होता है जो आपके शरीर को बताता है कि उस जलयोजन को ठीक कहां भेजना है। तो अब आप अंधेरे में भटकना बंद कर सकते हैं। मैंने एक इंजीनियरिंग मानचित्र तैयार किया है जो प्रकृति को विभाजित करता है। धन्यवाद। 6 महत्वपूर्ण विभागों में। मुझे विश्वास है कि यह विभाजन आपको अपने जीवन के हर पहलू में सही उपकरण का उपयोग करने की अनुमति देगा। गिरजाघर, मैं आपको सूची दे दूंगा और फिर हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, चूंकि ये लंबा है इसीलिए इसे करने में हमें 2 वीडियो लगेंगे। सबसे पहले हाइपर हाइड्रेटर्स वे होते हैं जो सड़क को चौड़ा करते हैं और मलबा साफ करते हैं ताकि पानी आसानी से बह सके। दूसरे हैं संरचनात्मक, यानी वे जो आपके दीवारों की मरम्मत करने वाला स्मार्ट सीमेंट है और पानी को दरारों से बाहर निकलने से रोकते हैं। इसके बाद वे आते हैं जो ढाल का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनों वाले, यानी वे जो बैटरी को चार्ज रखते हैं और ऑक्सीडेटिव हमले के सामने पीएच को स्थिर बनाए रखते हैं। चौथे, वे जो मेटाबॉलिक सेंसर्स हैं और ये वही प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है जो आपके दिमाग को ट्यून करती है और आपकी पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है। पांचवे, माइटोकॉन्ड्रियल ऑप्टिमाइजर, ये वे हैं जो आपकी कोशिकाओं को अंदर से अपनी खुद की पानी बनाना सिखाते हैं। और अंत में छठे, वे जो हमें मूल की ओर वापस ले जाते हैं। ये वे तरल पदार्थ हैं जिनकी विद्युत पहचान आपकी अपनी रक्त की तरह ही होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज आप बेहतर खाना खाना नहीं सीखने वाले हैं। आप जो करने वाले हैं वह है एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखना जो आपकी कैथेड्रल को आखिरकार ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना देगा। आप अब केवल पानी के उपभोक्ता नहीं रहे, बल्कि आपने इतनी जानकारी प्राप्त कर ली है कि आप अपनी खुद की हाइड्रेशन के सच्चे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हाइपर हाइड्रेटर से शुरू करते हैं, यानी वे जो प्रवाह और सफाई को बढ़ावा देते हैं। ये न केवल पानी लाते हैं बल्कि पानी को सबसे गहरे ऊतकों में प्रवेश करने की अनुमति भी देते हैं। और पहले हैं तरबूज और खरबूजा। इनमें मौजूद एल सिट्रुलिन नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिकर्सर है और नाइट्रिक ऑक्साइड आपके केशिकाओं की दीवारों को रिलैक्स करता है ताकि आप अंदाजा लगा सकें। अगर पानी गाड़ी है तो सिट्रुलिन वह है जो सड़क को चौड़ा करता है। और सेवन का प्रोटोकॉल क्या है तरबूज और खरबूजे के साथ? तो वास्तव में यह बहुत ही आसान और बुनियादी है। सबसे पहले एक निर्देश, छिलके से चिपकी हुई सफेद परत को मत फेंको क्योंकि वहीं एल सिट्रुलिन सबसे ज्यादा पाई जाती है। खरबूजा या तरबूज पूरा खाओ, लेकिन जाहिर है छिलका हटाकर, और इसे जूस मत बनाओ ताकि फाइबर शोषण को नियंत्रित कर सके। और यहां एक खास बात है, अगर आप अतिरिक्त प्रवाह चाहते हैं तो जो टुकड़े आप खा रहे हैं उनमें एक चुटकी सेल्टिक नमक डालें। अपने आंतरिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए दिन की शुरुआत इस सेलुलर हाइड्रेशन प्रोटोकॉल से करने से बेहतर कुछ नहीं है। ध्यान दें क्योंकि एक बार फिर ये बहुत ही आसान है। जैसे ही उठे, एक गिलास पानी में एक नींबू का रस मिलाकर पिएं। यह आपके पाचन एंजाइमों को जगाएगा और आपके शरीर को न्यूट्रॉन प्रदान करेगा जिससे वह अपने लिए जमीन तैयार कर सकेगा। और थोड़ी देर बाद नाश्ते में एक अच्छी प्लेट तरबूज या खरबूजे के टुकड़े खाएं क्योंकि खाली पेट होने पर साइट्रुलिन का अवशोषण बहुत तेज और प्रभावी होता है और यह शरीर को उस जीवित पानी का लाभ उठाने देता है जो आप उसे दे रहे हैं ताकि रात भर के उपवास के बाद कोशिकाओं को हाइड्रेट किया जा सके। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊंचा होता है। मैं व्यक्तिगत रूप से खरबूजा खाता हूं। और अब हम दूसरे पर पहुंचते हैं इस हाइपरहाइड्रेटर समूह में से। खीरा खाएं और विशेष रूप से ध्यान दें, इसे हमेशा छिलके के साथ ही खाना चाहिए। खीरा वास्तव में बायोडिस्पोनेबल सिलिका का सबसे बड़ा राजा माना जाता है।
और यह सिलिका हमारे शरीर के लिए लचीलापन और बेहतर चालकता प्रदान करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। खीरे का पानी पीना ऐसा है जैसे अपनी बिजली की तारों की लचीलापन जांचने के लिए एक मेंटेनेंस टीम भेजना। लेकिन ध्यान रहे, कोशिश करें कि ऑर्गेनिक खीरे ढूंढें ताकि आप छिलके के साथ निश्चिंत होकर खा सकें, बिना यह चिंता किए कि आप कोई अवांछित पदार्थ खा रहे हैं। और अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं मिलते तो भी चिंता न करें। आप जो कर सकते हैं वह यह है कि खीरे को पानी में डालें और उसमें 2 या 3 चम्मच सिरका मिलाएं और उसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, या 15 मिनट के लिए। इसके बाद उसे निकालें, अच्छी तरह से बहते पानी में धो लें और फिर इस्तेमाल करें। यह सब्जी को साफ करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है जिससे आप इसके सभी लाभ उठा सकते हैं। तो ठीक है, इस मामले में जिसे मैं कहता हूं उसका प्रोटोकॉल क्या है। इलेक्ट्रिक जूस। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि यह खीरे का जूस सबसे सस्ता और सबसे शक्तिशाली विकल्प है। यह महत्वपूर्ण है। तो एक पूरा खीरा हमेशा छिलके सहित मिक्सर में डालें और अगर संभव हो तो उसमें 3 डंठल अजवाइन भी मिला दें। और अब एक तालमेल पर ध्यान दें। अगर आपने खीरे के जूस को 3 डंठल अजवाइन के साथ मिलाया है तो खीरा जो करता है वह सिलिका प्रदान करना है। केबल्स के लिए और अजवाइन यह सफाई के लिए क्लस्टर सॉल्ट्स प्रदान करेगा। इसे खाली पेट लें ताकि दिन की शुरुआत से पहले पाइपलाइन को अच्छी तरह से साफ किया जा सके। और अब चलिए उस पर आते हैं जिसे मैंने अभी अभी तुम्हें बताया, यानी अजवाइन। अजवाइन के बीज आयनों की ज्यामिति का एक अत्यंत स्पष्ट उदाहरण है और इसे एक प्रभावी कॉस्मोट्रॉप्स के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम चाहते हैं कि कैथेड्रल बायोफिजिक्स की ठोस नींव पर टिकी रहे तो हमें मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन की विज्ञान की ओर जाना चाहिए। अजवाइन सोडियम और पोटेशियम के लवणों में बहुत ही अधिक मात्रा में भरपूर होती है, जो आयनिक और जैविक दोनों ही रूपों में हमारे शरीर के लिए बहुत ही आसानी से जैव उपलब्ध मानी जाती हैं। बायोफिजिक्स में हम कुछ आयनों को कॉस्मोट्रॉप्स के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जो एक शब्द है जो ग्रीक शब्द कॉस्मोस से आया है, जिसका अर्थ है व्यवस्था। और इन आयनों में अपने चारों ओर पानी के अणुओं को व्यवस्थित करने की अनूठी क्षमता होती है, जिससे H2O तरल से संरचित जल या H3O2 में परिवर्तन आसान हो जाता है। पोलैक, डॉक्टर जेराल्ड पोलैक के अनुसंधानों ने यह साबित किया कि जेल अवस्था में पानी या एक्सक्लूजन जोन में एक मौलिक भौतिक गुण होता है। ध्यान दें, यह सक्रिय रूप से किसी भी घुले हुए अवशेष या रोगजनक को बाहर कर देता है। जब लैपियो के इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी झिल्लियों के चारों ओर इस संरचित जल की परत को फैलाने में मदद करते हैं तो आप वास्तव में एक असली ढाल बना रहे होते हैं, विद्युत। और यहां ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि लवण किसी आक्रमणकारी पर रासायनिक रूप से हमला करते हैं। वे जो करते हैं वह है कोशिका के जल नेटवर्क को मजबूत बनाना, जिससे वातावरण विषाक्त पदार्थों और वायरस के लिए भौतिक रूप से अभेद्य हो जाता है। यानी ये जैविक लवण बाह्य कोशिकीय द्रव की चालकता को अनुकूलित करते हैं और सोडियम पोटेशियम पंप को बिना किसी प्रयास के आवश्यक वोल्टेज बनाए रखने की अनुमति देते हैं। -70 मिलीवोल्ट या -90 मिलीवोल्ट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में उल्लेख किया है। आप एक साथ अपनी जैविक बैटरी के इंसुलेटर और चार्ज को मजबूत कर रहे हैं। तो अब हम अंतिम हाइपरहाइड्रेटर पर पहुंच गए हैं, रॉयल अनानास। अनानास ब्रोमेलिन का सबसे शक्तिशाली स्रोत है, जो वास्तव में प्रोटियोलिटिक एंजाइमों का एक जटिल समूह है। सोचिए कि मांस, अंडा या दालों से ली गई बड़ी प्रोटीनें लंबी और भारी स्टील की चेन जैसी होती हैं, और अगर ये अच्छी तरह से नहीं टूटती तो होता यह है कि ये फंस जाती हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, यानी उस महासागर में जहां आपकी और मेरी कोशिकाएं तैरती हैं। और आखिरकार ये एक जैविक दलदल बना देती है जिसमें गंदा और ठहरा हुआ पानी होता है, जो बिजली के प्रवाह को रोकता है। तो प्रोमेलिन ब्रोमेलिन अनानास की जैविक मछेटी है, और यही है प्रोटियोलिटिक का असली मतलब। प्रोटियो
यानी प्रोटीन, लाइसिस यानी टूटना या घुलना। कैथेड्रल के संदर्भ में ब्रोमेलिन को एक तरह की एंजाइम वाली मछेटी के रूप में सोचो। जब तुम्हारे कोशिकाओं के बीच के स्थान यानी इंटरस्टिशियल स्पेस में सूजन या खराब पाचन होता है, तो वहां प्रोटीन और फाइब्रिन के जटिल जमा हो जाते हैं और ये अवशेष पानी को फंसा लेते हैं, जिससे वह पानी एक जैविक दलदल में बदल जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, यह असंगठित पानी होता है जो बहुत ही निम्न गुणवत्ता का तरल H2O है, और इस दलदल में वोल्टेज गिर जाता है और खनिज बस यात्रा नहीं कर पाते। तो फिर ब्रोमेलिन की क्रिया क्या है? सबसे पहले डिस्पोलिमराइज करना। ब्रोमेलिन उन प्रोटीन की जालियों को तोड़ता है जो पानी को रोके रखती हैं, और आमतौर पर हम इसे एडिमा के रूप में जानते हैं। तो जब इन जाम को तरल किया जाता है तो पानी फिर से बहने लगता है, और यह दूसरी क्रिया है प्रवाह को बहाल करना। और एक बार जब पानी दलदल से मुक्त हो जाता है तो वह फिर से संरचित होने के लिए उपलब्ध हो जाता है H3O2 के रूप में, प्रकाश और खनिजों की मदद से। और तीसरी क्रिया है घर्षण को कम करना। ऊतकों में अतिरिक्त प्रोटीन को हटाने से विद्युत प्रतिरोध कम हो जाता है, और इससे तंत्रिका संवेग कम शोर के साथ यात्रा कर सकते हैं। संक्षेप में, यदि आप इसका प्रभाव चाहते हैं तो इसे भोजन के बीच में लेना बेहतर है। ये एक सूजन रोधी और प्रणालीगत ड्रेनेज का कार्य करता है। और अगर आप इसे खाने के ठीक बाद लेते हैं तो ब्रोमेलिन भोजन को पचाने में खर्च हो जाएगी, जो कि वैसे भी काफी उपयोगी है, लेकिन यह आपके रक्त प्रवाह में कम मात्रा में अवशोषित होगी, जहां यह ऊतकों को साफ करने का कार्य करती है। इसे तब इस्तेमाल करें जब आपको भारीपन महसूस हो या जब आपको तरल पदार्थों के रुकने का एहसास हो। किसी भारी भोजन के बाद प्राकृतिक अनानास की 2-3 स्लाइस खा लें, और यह ब्रोमेलिन को सक्रिय करेगा ताकि वह तरल को हिला सके, जमा हुआ पानी। और यहां मैं आपको 2 महत्वपूर्ण जानकारियां देता हूं। पहली यह है कि ब्रोमेलिन की सबसे अधिक मात्रा अनानास के बीज के कठोर हिस्से में होती है, इसलिए उसे फेंके नहीं, इसे पीस लें या बहुत बारीक काट लें ताकि इसे मिला सकें। और दूसरी बात, अगर अनानास डिब्बा बंद है या उसे गर्म किया गया है तो उसमें मौजूद एंजाइम मर चुकी होती है। अनानास को हमेशा ताजा और कच्चा ही खाना चाहिए। तो ठीक है, यहीं तक था हाइपरहाइड्रेटर्स के बारे में। अब हम अगले खाद्य समूह पर आते हैं, जो हैं संरचनात्मक खाद्य पदार्थ, या अगर आप चाहें तो इसे किसी और नाम से भी कह सकते हैं, लिक्विड क्रिस्टल का गोंद या आंतों का वार्निश। इनका धन्यवाद। अब जिन खाद्य पदार्थों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वे H2O को एक गाढ़े और सुरक्षात्मक जेल में बदल देते हैं, जिसे H3O2 कहा जाता है। और पहले, और मैं कहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण, एलोवेरा और नोपल या कैक्टस हैं। ये पौधे रेगिस्तान में इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि इन्होंने म्यूसिलेज के रूप में पानी को संचित करने की कला में महारत हासिल कर ली है। म्यूसिलेज कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर होते हैं जो पानी को स्थायी जेल की अवस्था में बनाए रखते हैं, H3O2। और जब आप इन्हें ग्रहण करते हैं तो न केवल आप खुद को हाइड्रेट कर रहे होते हैं, बल्कि अपने पाचन तंत्र को एक सुरक्षात्मक परत से भी ढक रहे होते हैं। वह जेल आपकी आंत की परत की मरम्मत करता है और सुनिश्चित करता है, धन्यवाद, कि पानी अवशोषित होने से पहले बाहर न निकल जाए। इन दोनों पौधों का सेवन करने के लिए तैयारी और सेवन का दोहरा प्रोटोकॉल होता है। आइए एलोवेरा या घृतकुमारी की तैयारी के प्रोटोकॉल से शुरू करें। तो चाहे आप पौधे को सीधे अपने बगीचे से लें या पहले से कटा हुआ खरीदें, यहां एक ऐसा कदम है जिसे आप कभी भी नहीं छोड़ सकते, एलोइन को हटाना। और यह कहने के बाद आइए उस तैयारी प्रोटोकॉल के 3 हिस्सों की ओर बढ़ते हैं। पहला है कटाई और रस निकलना। हमेशा एक आधार पत्ती का उपयोग करें। आधार पत्तियां सबसे बड़ी और बाहरी होती हैं। पत्ती को सीधा रखें, एक जार में पानी के साथ 2 से 4 घंटे या अगर संभव हो तो पूरी रात के लिए रख दें, और आप देखेंगे कि एक तरल बाहर निकलता है, पीला या लाल रंग का।
और वही एलोइन है। ये एक बहुत ही जलन पैदा करने वाला और रेचक लेटेक्स है, जिसे हम निश्चित रूप से अपनी तैयारी में नहीं चाहते। दूसरा भाग, फाइलेटिंग। तो एक बार रस निकल जाने के बाद कांटेदार किनारों को काटें और एक तेज चाकू से हरी त्वचा को हटा दें, जब तक कि आपके पास केवल वह पारदर्शी क्रिस्टल न रह जाए जो पौधे या पत्ती के अंदर होता है। और इसके बाद आता है अंतिम धोना। क्रिस्टल को नल के नीचे ठंडे पानी से तब तक धोएं जब तक वह छूने में फिसलन भरा न लगे। हम शुद्ध क्रिस्टल चाहते हैं जिसमें रस के कोई अवशेष ना हो। पीला। ठीक है, अब हम नोपल या कैक्टस की तैयारी की प्रक्रिया पर चलते हैं। नोपाल हाइड्रेशन का एक रत्न है, लेकिन इसका लिसलिसापन कई लोगों को डराता है। और यहां है वह राज जिससे आप इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी 3 चरण होते हैं। पहला, सफाई। ये बहुत आसान है। अगर नोपल में कांटे हैं तो उन्हें चाकू से खुरचकर हटा दें या फिर पहले से बिना कांटे वाला नोपल खरीदें। दूसरा, इसे हमेशा कच्चा ही इस्तेमाल करें ताकि इसकी पानी को संरचित करने वाली विशेषताएं बरकरार रहें। इसे पकाने का विचार भी मत करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो म्यूसिलेज की चेन टूट जाएंगी। और तीसरा, ब्लेंड करना। नोपाल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और सीधे मिक्सर में डालें। और अब मैं आपको एक छोटा सा तथ्य भी बताता हूं जो सिनर्जी से जुड़ा है। लेकिन खैर, इससे पहले मैं एक टिप्पणी करता हूं जिसमें मुझे यकीन है कि आप खुद भी सोच चुके होंगे। क्या आपने सोचा है? ये कोई ऐसा जूस नहीं है जिसे आप शाम की चाय के साथ आनंद लें। ये वास्तव में एक प्रामाणिक निवारक देखभाल है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप खुद अपने लिए, अपनी आंतों के लिए एक वार्निश बना रहे हों। तो फिर मास्टर मिक्स क्या है? एलोवेरा के जेल का एक भरा हुआ चम्मच या लगभग 5 सेंटीमीटर का नोपाल का एक टुकड़ा 200 मिलीलीटर कलीला पानी के साथ, जिसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, या फिर झरने के पानी के साथ, और इसे आधे नींबू के रस के साथ मिला लें। और यही है वह समन्वय। नींबू क्यों? बहुत ही सरल है। क्योंकि नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड एक असली प्राकृतिक संरक्षक की तरह काम करता है और शरीर की मदद करता है कि वह जेल के पॉलीसैकेराइड्स को बेहतर तरीके से अवशोषित कर सके। इसे यदि संभव हो खाली पेट लें और किसी भी अन्य ठोस भोजन के सेवन से कम 20 मिनट पहले लें। सोचिए कि आपकी आंतों की दीवारों में छोटी छोटी दरारें होती हैं, जिसे आंतों की पारगम्यता कहा जाता है, और यह जेल एक असली सीमेंट की तरह काम करता है। यह जैविक है क्योंकि यह आपकी आंतों की उपकला को ढक लेता है और इसके बाद आप जो पानी पीते हैं उसे सही चैनलों के माध्यम से अवशोषित होने देता है, जो कि एक्वापोरेंस हैं, और पानी उन दरारों से नष्ट नहीं होता। और इस तरह आप प्रणालीगत सूजन से भी बच सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले उन खाद्य पदार्थों की ओर बढ़ते हैं जो संरचनात्मक हैं और जो तरल क्रिस्टल के भी एक असली गोंद की तरह हैं। पानी में भिगोकर सक्रिय की गई पौष्टिक चिया और स्वास्थ्यवर्धक अलसी के बीज। जब आप चिया या अलसी के बीज को पानी में डालते हैं तो आप न केवल फाइबर को नरम कर रहे होते हैं, बल्कि आप एक असली आणविक बहिष्करण की फैक्ट्री को भी सक्रिय कर रहे होते हैं। डॉ जेराल्ड पोलक की प्रयोगशाला ने विशेष रूप से चिया का विश्लेषण किया और उन्होंने पाया कि बीज के चारों ओर जो पारदर्शी घेरा होता है वह कोई चिपचिपा पानी नहीं है, बल्कि असली है। इजोन ऑफ एक्सक्लूजन, ईजी क्षेत्र, शुद्ध। और जो बात हैरान करने वाली है वह यह है कि इस H3O2 जेल का आयतन खुद बीज के आयतन से 2 गुना से भी अधिक हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चिया अपने चारों ओर भारी मात्रा में पानी को केवल अपनी सतह की प्रकृति के कारण व्यवस्थित कर सकती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक कंडेंसर या कैपेसिटर वह घटक है जो ऊर्जा को एक विद्युत क्षेत्र में संचित करता है। और चिया के मामले में यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक वास्तविक सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रीन क्षेत्र और बायोपॉलिमर्स के क्षेत्र में यह अत्याधुनिक विज्ञान है। यह ऊर्जा को संचित करता है।
जर्नल ऑफ एनर्जी स्टोरेज और नेचुरल पॉलीमर्स पर हुए अध्ययनों जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित शोधों ने यह सिद्ध किया है कि चिया का म्यूसिलेज असाधारण डाइलेक्ट्रिक और आयनिक ट्रांसपोर्ट गुण रखता है। तुम हर चिया के बीज को ऐसे सोचो जैसे वह एक छोटा वास्तुकार हो। जब यह पानी के संपर्क में आता है तो यह केवल फूलता ही नहीं है, बल्कि यह अदृश्य धागों का एक पूरा जाल फैला देता है जो बाहर की ओर फैलता है। वह चिपचिपा जेल जो तुम देखते हो और जिसे हम कहते हैं चिया का यह म्यूसिलेज, वास्तविक रूप से एक असली और विस्तृत त्रिआयामी मचान की तरह होता है। यह कोई साधारण द्रव्यमान नहीं है, ये एक परिपूर्ण इंजीनियरिंग संरचना है। और ये एक स्मार्ट स्पंज क्यों है? स्नान में इस्तेमाल होने वाले स्पंज की तरह नहीं, जो केवल एक ही तरीके से पानी को पकड़ते हैं। निष्क्रिय रूप से चिया का जाल विद्युत्व है और उन अदृश्य धागों में कुछ ऐसे एंकरिंग पॉइंट्स होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। हम इनके बारे में पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं। तो इनके बारे में ऐसे सोचो जैसे ये छोटे छोटे नकारात्मक चार्ज वाले चुंबक हों। ये बिजली वाले कांटे जैसे होते हैं और क्योंकि इनमें नकारात्मक चार्ज होता है, ये खनिजों को जोर से अपनी ओर आकर्षित करते हैं और पानी के अणुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें कतार में खड़ा कर देते हैं, यानी वे अव्यवस्था में भी व्यवस्था ले आते हैं। इस विद्युत ढांचे की वजह से पानी अब एक अव्यवस्थित तरल H2O नहीं रहता, बल्कि वह एक संरचित जेल H3O2 में बदल जाता है, जिसे तुम्हारी कोशिकाएं पसंद करती हैं। ये सब तुम्हारी कैथेड्रल में कैसे फिट बैठता है? तो बात यह है कि जब तुम चिया के साथ पानी पीते हो तो यह सिर्फ फाइबर लेना नहीं है, बल्कि यह पहले से प्रोग्राम किया हुआ पानी लेना है। जब तुम चिया को कम से कम 12 घंटे तक पानी में भिगोते हो तो असल में तुम एक जैविक ऊर्जा भंडारण उपकरण बना रहे होते हो। और जब वह फंसी रहती है, धन्यवाद, इन नैनो फाइबर की जाल में पानी अपने खुद के चार्जिंग ढांचे के साथ तुम्हारे सिस्टम में प्रवेश करता है। उसे खुद को व्यवस्थित करने के लिए तुम्हारे शरीर से ऊर्जा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। चिया ने तुम्हारे लिए पहले ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम कर दिया है। यह ऐसा है जैसे तुम अपनी कोशिका को पहले से चार्ज की हुई बैटरी दे रहे हो, न कि टुकड़ों का ढेर, अलग अलग टुकड़ों का। शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा और तुम जरूर सोच रहे होगे कि इस जेल के इस अंदरूनी हिस्से में आखिर ऐसी क्या खास बात है। जवाब यह है कि जो तुम देख रहे हो वह सिर्फ म्यूसिलेज नहीं है, बल्कि यह एक असली तरल अवस्था की बैटरी है। चिया के बीजों में बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, जटिल शर्कराओं की। सोचो कि ये ऐसे हैं जैसे बिजली के तार खुलते जा रहे हों। और जैसा कि हम जानते हैं, इन तारों में एक अत्यंत ही विलक्षण और अद्भुत गुण होता है। ये पूरी तरह से नकारात्मक आवेश यानी नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, जिसका अर्थ यह है कि जब भी ये पानी के सीधे संपर्क में आते हैं तो वहां बायोफिजिक्स की एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प वैज्ञानिक घटना घटती है, जिसे हम चार्ज का विभाजन कहते हैं। जेल नकारात्मक ध्रुव है, यह इलेक्ट्रॉनों को पकड़ता है और व्यवस्थित हो जाता है। अतिरिक्त पानी सकारात्मक ध्रुव है, प्रोटॉन बाहर निकाल दिए जाते हैं। और ठीक उसी क्षण तुम्हारे पास सिर्फ बीजों से भरा गिलास नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास एक जैविक संधारित्र है जो चार्ज होकर तुम्हारी कोशिकाओं को ऊर्जा देने के लिए तैयार है। ये असली हाइड्रेशन है, जिसमें वोल्टेज भी है। लेकिन ध्यान दो, अब सबसे अद्भुत बात आने वाली है। हम क्यों कहते हैं कि यह पानी शुद्ध है? यहां तक कि अगर मूल पानी इतना शुद्ध नहीं था, पानी की चौथी अवस्था H3O2 की षटकोणीय संरचना इतनी घनी और इतनी परिपूर्ण रूप से पैक की हुई होती है कि यह एक असली क्वांटम फिल्टर की तरह काम करती है। यह एक तरह के सुरक्षा जाल की तरह है, जिसके छेद इतने छोटे होते हैं कि केवल शुद्ध पानी की अणुओं को ही इस नृत्य में शामिल होने की अनुमति मिलती है। यानी वे मलबे जैसे कि विषाक्त पदार्थ, भारी धातुएं या बड़े आकार के अकार्बनिक खनिज वास्तव में शारीरिक रूप से बाहर निकाल दिए जाते हैं। षटकोणीय जाल में उनके लिए कोई जगह नहीं होती। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, एक्सक्लूजन जोन में
ये जेल बाहर निकालता है, अव्यवस्था को बाहर कर देता है, और जो पानी आप अंत में पीते हैं वह पानी है जिसे प्रकृति ने आपके लिए छान दिया है। ऐसी भौतिकी के नियमों का उपयोग करते हुए जिन्हें आपका सामान्य जग का फिल्टर जानता तक नहीं है। यानी आप अपनी कैथेड्रल में एक ऐसा निर्माण सामग्री डाल रहे हैं जो पहले से ही साफ और सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थित है। दिन के अंत में चिया अपने विटामिन्स के कारण सुपरफूड नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर के लिए एक असली इंजीनियरिंग टूल है। यह वह उपकरण है जो आपको अपनी ही रसोई में उच्च गुणवत्ता वाला पानी बनाने की सुविधा देता है, जिससे आपके शरीर को पानी को खुद से छानने और संरचित करने का भारी काम नहीं करना पड़ता। इसका भी अपना एक प्रोटोकॉल है। असल में यह एक इंजीनियरिंग या क्रिस्टल को सक्रिय करने का प्रोटोकॉल है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, कभी भी इन्हें सूखा मत खाओ। अगर आप इन्हें सूखा खाते हैं तो बीज जब यह आपके शरीर में प्रवेश करता है तो यह अपने जेल को बनाने की कोशिश में आपके खुद के ऊतकों से पानी चुरा लेगा और आपको अंदर से डिहाइड्रेट कर देगा। एक चम्मच को मिनरल या पुनर्जीवित पानी के गिलास में डालें और इसे पूरी रात ऐसे ही रहने दें। वह म्यूसिलेज एक सुरक्षित परिवहन है जो यह सुनिश्चित करता है कि पानी बिना किसी नुकसान के आपकी आंत तक पहुंचे और वहां से आपकी कोशिकाओं तक जाए, रास्ते में कहीं भी खोए बिना। याद रखो 12 घंटे, यही सबसे उपयुक्त है। जब आप इस जेल को अपने स्मूदी में मिलाते हैं तो आप तरल की सतही तनाव को कम कर रहे होते हैं और इससे पानी और भी अधिक गीला हो जाता है और आपकी कोशिकाओं की एक्वापोरिन्स में बेहतर तरीके से प्रवेश करता है। आप इस समय शुद्ध संभवित ऊर्जा को सीधे पी रहे हैं। इसके साथ ही हम संरचनात्मक समूह के तीसरे और अंतिम खाद्य पदार्थ पर पहुंचते हैं, जो है तरल क्रिस्टल का गोंद या आंतों का वार्निश, जिसे हम आज देखेंगे। लेकिन इस तीसरे के लिए हमने पहले ही एक पूरा वीडियो समर्पित किया है, क्योंकि यह है सी मॉस, समुद्री काय। इसलिए मैं इसके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। सिर्फ इतना याद दिला दूं कि यह वे 92 खनिज प्रदान करता है जो पानी को संरचित करने के लिए आधार का काम करते हैं। याद रखिए कि बिना खनिजों के पानी एक ऐसी जाल है जिसमें कोई गांठ नहीं होती, जिसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। तो अब हम तीसरे खाद्य समूह पर आते हैं, जो संरचित पानी या इजेड, इजी के असली इलेक्ट्रॉन और चार्ज की ढाल है। पहले मैंने आपको समझाया था कि एक्सक्लूजन जोन इजीद एक बैटरी की तरह है, जो इस वजह से चार्ज रहती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की घनता बहुत अधिक होती है। हालांकि तनाव, विद्युत चुंबकीय विकिरण और साथ ही खराब आहार भी, ये सब असली चार्ज चोर की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को चुरा लेते हैं और पानी की संरचना को बिगाड़ देते हैं। इसीलिए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जरूरी है जो हमें इलेक्ट्रॉनों की ढाल प्रदान करें। आज जिन पहले खाद्य पदार्थों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वे हैं नींबू और लाइम। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल या ओआरपी के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। नींबू को खास बनाने वाली बात सिर्फ उसकी रासायनिक संरचना नहीं है, यानी कि साइट्रिक एसिड या विटामिन सी, बल्कि उसकी भौतिकी भी है। फ्लूइड इंजीनियरिंग में हम किसी पदार्थ की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता को ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के माध्यम से मापते हैं, ओआरपी। तो जहां नल का पानी आमतौर पर पॉजिटिव ओआरपी रखता है, यानी वह ऑक्सीडेंट होता है और इलेक्ट्रॉन छीनता है, वहीं ताजे नींबू के रस का ओआरपी नेगेटिव होता है और यह -100 से -200 मिलीवोल्ट के बीच होता है। हालांकि नींबू शरीर के बाहर अम्लीय होता है। इसमें मौजूद खनिज लवण जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम के साइट्रेट हमारे मेटाबॉलिज्म में क्षारीय एजेंट के रूप में काम करते हैं। और यह बात समझना हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि थोड़ा क्षारीय वातावरण ही वह असल प्राकृतिक और अनुकूल आवास होता है, जहां H3O2 पानी पूरी तरह से स्थिर और सुरक्षित बना रहता है। वास्तव में यही है नींबू के भीतर छिपी हुई वह अनोखी आयनिक पहेली। इसे खाली पेट लेने पर आप अपने सिस्टम को फ्री इलेक्ट्रॉनों से भर देते हैं,
इससे पहले कि सुबह का कोर्टिसोल आपकी कोशिकाओं को ऑक्सीडाइज करना शुरू करे। ये कुछ ऐसा है जैसे आपकी जैविक बैटरी को ठंडे में स्टार्ट करना। ये पूरी तरह से एक असली इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल है। और अब आइए उन दूसरे खाद्य समूह की ओर बढ़ते हैं जो भी धन्यवाद के पात्र हैं। इलेक्ट्रॉनों की ढाल, ग्रीन टी और माचा टी, ये वास्तव में ज्यामितीय क्रम की सांचें हैं। जब हम इस खाद्य समूह तक पहुंचते हैं तो हम प्राकृतिक नैनो टेक्नोलॉजी में प्रवेश करते हैं। अगर पौधे रासायनिक प्रयोगशालाएं होते तो पॉलीफेनोल्स कुछ हद तक उनका सबसे परिष्कृत उत्पाद होते। ये ऐसे यौगिकों का एक परिवार है जिन्हें पौधे सूर्य की विकिरण, फफूंद और ऑक्सीडेटिव तनाव से खुद को बचाने के लिए बनाते हैं। तो हमारी कैथेड्रल के संदर्भ में स्टार पॉलीफेनोल EGCG है, जिसका मतलब है एपिगैलोकैटेचिन गैलेटो। और ये सिर्फ एक अणु नहीं है, बल्कि यह एक असली सटीकता का उपकरण है। तुम सोचो कि नल का पानी ऐसे है जैसे किसी चौराहे पर बहुत सारी भीड़ इधर उधर बेतरतीब घूम रही हो। इसकी एंट्रोपी बहुत अधिक होती है। लेकिन अगर अचानक कोई लयबद्ध संगीत बजा दो और बीच में एक कोरियोग्राफर खड़ा कर दो तो भीड़ क्या करती है? वो संगठित होने लगती है। तो EGCG ठीक उसी कोरियोग्राफर की तरह है। EGCG की संरचना हाइड्रोक्सिल समूहों से भरी हुई है और ये समूह असली अल्ट्रा शक्तिशाली चुंबकों की तरह काम करते हैं जो पानी के अणुओं को पकड़ लेते हैं। और अपनी भौतिक बनावट के कारण EGCG का अणु जब पानी उससे चिपकता है तो वह ऐसा नहीं कर सकता। किसी भी तरह से अणु उसे मजबूर करता है कि वह खुद को षटभुजाकार ज्यामिति में फिट करे। जब आप माचा पीते हैं, और ध्यान दें यहां मैं पूरी पत्ती, पिसी हुई पत्ती की बात कर रहा हूं, इन टेम्पलेट्स की सांद्रता इसके अलावा 10 गुना अधिक होती है। आप अपने सिस्टम में इन टेम्पलेट्स के लाखों अणु डाल रहे हैं। इन टेम्पलेट्स की घनता इतनी अधिक होती है कि पानी भौतिक रूप से और भी रेशमी हो जाता है। और यही है क्वांटम स्तर के क्रम की बनावट। आप खुद को केवल तरल से हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप आणविक क्रिस्टलों का एक सस्पेंशन पी रहे हैं जो आपकी कोशिकाओं के पानी को H3O2 की परतों में संरचित होने के लिए मजबूर करते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसा क्रमबद्ध कोड इंजेक्ट कर रहे हैं जो अराजक पानी को उस जेल में बदल देता है, H3 का संरक्षक या 2 या एक्सक्लूजन जोन। और यहां ध्यान दें, व्यावहारिक थर्मोडायनामिक्स प्रवेश करती है। एंट्रोपी अराजक गति है और गर्मी परिभाषा के अनुसार गतिज ऊर्जा है, यानी गति। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के अणु इतनी तीव्रता से हिलते हैं कि वे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। ये ऐसा है जैसे आप बनाने की कोशिश कर रहे हो एक ताश के पत्तों का महल एक भयंकर तूफान के बीच में, जो असंभव है। CG अक्ष व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करता है, लेकिन गर्मी मचान को बनने से पहले ही नष्ट कर देती है। हालांकि 80 डिग्री सेल्सियस पर वही है वह मीठा बिंदु। वहीं तुम्हारे पास इतनी ऊर्जा होती है कि पॉलीफेनोल्स पत्ते से मुक्त हो सके, लेकिन तुम यह भी अनुमति देते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्थिर बने रहें। यह आणविक सहयोग का तापमान है। संक्षेप में कहें तो जब आप नींबू को उस चुटकी भर सेल्टिक नमक के साथ लेते हैं तो आप वास्तव में कुछ शानदार कर रहे होते हैं, क्योंकि नमक आयन प्रदान करता है जो कि आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट है, और नींबू इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करता है जो कि चार्ज है। ये ऐसा है जैसे आप एक तांबे के तार को बिजली के सॉकेट से जोड़ रहे हो। और हरी चाय या माचा चाय अपनी ओर से यह करती है कि वह व्यवस्था बनाने में मदद करती है, यानी यह ज्यामिति को सुनिश्चित करती है। अगर आप इन तीनों को मिलाते हैं, नमक, नींबू और हरी चाय या माचा चाय, तो ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी कोशिकाओं का एक्सक्लूजन जोन इतना मजबूत हो जाए कि कोई भी फ्री रेडिकल उसे पार न कर सके। तो ठीक है, इसके साथ ही हमने आधारभूत संरचना के चरण को पूरा कर लिया है। और जो मैंने अभी किया है वह है तुम्हें रास्ता दिखाना और तुम्हारे लिए दरवाजे खोलना, ताकि तुम अपनी संरचना को मजबूत कर सको।
हमने दलदल को साफ कर दिया है। हमने एलोवेरा और चिया के सीमेंट से तुम्हारी झिल्लियों में होने वाले रिसाव को सील कर दिया है और तुमने अभी अभी एक पूरा कवच खड़ा कर लिया है इलेक्ट्रॉनों का, ताकि कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति तुम्हारा वोल्टेज न चुरा सके। अब तुम्हारा गिरजाघर एक मजबूत किला बन गया है और सुरक्षित है। तुम्हारा हार्डवेयर तैयार है। क्या वह सबसे महत्वपूर्ण चीज के लिए तैयार है? लेकिन इस बात पर ध्यान दो, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। एक परफेक्ट किला भी बेकार है अगर जनरल बहरा हो या अंदर की भट्टियां बुझी हुई हों। अगले वीडियो में हम सुरक्षा कवच से इग्निशन के चरण में जाएंगे। मैं तुम्हें बुद्धिमत्ता का सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा, या कैसे अपने दिमाग को बोरॉन के साथ ट्यून करना है, कैसे अपनी कोशिकाओं को एक ऐसी फैक्ट्री में बदलना है जो अपनी खुद की पानी बनाती है, और कैसे अंतिम सुरक्षा कवच स्थापित करना है उसके खिलाफ जो सबसे बड़ा विध्वंसक है, चीनी। अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो ने तुम्हें अपनी सेहत में फिर से उम्मीद दी है, और अगर तुम्हें लगता है कि यह दूसरों के लिए भी ऐसा कर सकता है, तो तुम इसे साझा करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम दूसरी भाग में मिलेंगे, जहां हम आखिरकार जनरेटर को चालू करेंगे और उसके साथ रोशनी। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो, और मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ूंगा।